गाँव को जब से देश गया है तब से घर के नंदन वन में नहीं महकते फूल, तब से घर के नंदन वन में नहीं महकते फूल। किधर जा रही है भारत की, किधर जा रही भारत की, घर तुम्हारा सम्मान मेरा भारत रहा, मेरा भारत रहा। संस्कारों की परंपरा को भले करे प्रारंभ, संस्कारों की परंपरा को भले करे प्रारंभ। भारत के उज्ज्वल भविष्य पे करे करे स्तंभ, भारत के उज्ज्वल भविष्य पे करे करे स्तंभ। जय संस्कार समारोह का, जय संस्कार इसलिए अभियान मेरा भारत रहा, मेरा भारत रहा। संस्कारों की परंपरा से, संस्कारों की परंपरा से भारत रहा। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान मेरा भारत रहा, मेरा भारत रहा, भारत रहा, मेरा भारत रहा। माइक वाले भाई ध्यान रखें, बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है आपका माइक शांत कर सकना है। बोले भारत माता की। निश्चित रूप से हमारा देश इसीलिए महान रहा क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार थे। पूरी दुनिया में बड़ी उन्नति की है भौतिकता के क्षेत्र में, कंकड़ पत्थरों का बड़ा विकास किया है पूरी दुनिया ने, लेकिन आज हम लोग देखते हैं, हमें लगता है इस हार बात से लोगों को भविष्य में विकास अपना देखने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत देश से जाता है, यहाँ के संस्कार परंपरा हो जाता है। इसलिए संस्कार परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है और उस पर परम आदरणीय हमारे प्रिय हमारे देश में डॉक्टर संदीप आचार्य सर जी, जिन्होंने विगत कई वर्षों से इसमें बहुत ही प्रयास किया है। स्थान स्थान पर कार्यक्रम चल रहे हैं भावी पीढ़ियों के भावी संपत्ति के निर्माण के कैसे हम एक श्रेष्ठ संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। इस पर दीदी का बहुत गहन अध्ययन भी है और उसका बहुत बड़ा लाभ समाज को मिल रहा है। मैं आदरणीय दीदी को निवेदन करूंगा कि वह यहाँ आए और आओ अपनी संस्कारवान पीढ़ी पर अपनी प्रस्तुति प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय दीदी कर्तव्य से हम सभी आदरणीय दीदी का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। उनकी पूरी टीम यहाँ पर पधारी हुई आदरणीय
एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ कमर सीधी करिए, नेत्र बंद, मुंह बंद में उठते हुए सूर्य का ध्यान। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति, भगवान बुद्ध की तपस्थली श्रावस्ती की पावन धरती, युग सुदेवता श्रावस्ती 2022 का ये सम्मानीय मंच मैं सादर प्रणाम करती हूँ। हमारे शांति कुंज से आए हुए हमारे भाई, हमारे युग सुदेवता के सभी आयोजक भाई बहन, युवा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश की समष्टि और इस मंगल भवन में बैठे हुए हमारी शक्ति स्वरूपा बहनें और देवपुण्य भाई, साथ में हमारे युवा बच्चे, सभी को मेरा प्रणाम नमन। आज जिस विषय की चर्चा करने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए वो शांति कुंज द्वारा चलाया जाने वाला एक बहुत बृहद अभियान है जो बहुत तेजी से गति पकड़ रहा है। उसका नाम है आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, जो अब राष्ट्रव्यापी ना होकर के विश्वव्यापी हो गया है। बहुत ही गूढ़ है, महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण है। और आज इस सभा में जब अधिकतर युवा मौजूद है तो जानने की उनको जरूरत है कि किस तरह से भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए उनको अभी से कार्य करने की आवश्यकता है, किस तरह से आज से तैयारी की आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी सज्जन, सुशील, प्रतिभाशाली, समुन्नत, सभ्य हो, तो उसके लिए आज से हमको अपने युवा भाई बहनों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव अपनी वांग में भावी पीढ़ी और उसके नव निर्माण में लिखते हैं, सुसंतति का निर्माण करना होगा। साधारणतः संतान कहीं भी जन्म ले सकती है, लेकिन श्रेष्ठ संतान के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ईसा मसीह से किसी ने कहा अच्छी संतान के लिए कब से प्रयास करें, तो उनका उत्तर था संतान के जन्म से 100 वर्ष पहले तक। और ये हमारी प्राचीन धरती, हमारी संस्कृति ये सब जानती थी, तभी तो भगवान राम के आगमन से पहले उनके पूर्वजों ने तप किया। चाहे दिलीप हो, आज हो, रघु हो, महाराजा दशरथ हो, महर्षि व्यास के आगमन से पहले 5 पीढ़ियों ने तप किया। स्वयं भगवान कृष्ण ने एक पुत्र प्रद्युम्न के लिए 12 वर्ष बद्रीनाथ में तप किया। तो क्या हमारी युवा पीढ़ी इस तथ्य को जानती है, इसके विज्ञान को जानती है? जब पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स इंप्रूव करते हैं तो वो एक गुड क्वालिटी का जेनेटिक पूल बनता है, और ये जेनेटिक पूल हम कुलीन परंपरा कुल के नाम से जानते हैं कि फला कुल कितना उच्च कुल का था। इसकी पूरा विज्ञान है, और गुरुदेव का जो युग निर्माण का संकल्प है वो पूर्णतः विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पर आधारित है। तो यदि हम चाहते हैं कि हर बच्चे के अंदर देवत्व का उदय हो और इस धरती पर जल्दी से जल्दी स्वर्ग का अवतरण हो, तो अधिक से अधिक युग निर्माणी तैयार करने होंगे। और वो युग निर्माणी कौन तैयार करेंगे? हमारे युवा भाई बहन। और जितने आंदोलन आज आशीष भैया ने बताए, अगर ये हम बच्चों को गर्व से सिखाएं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, और उसका विज्ञान अभी हम डिस्कस करेंगे। किंतु हम देख रहे हैं हमारे आसपास समाज में कितनी समस्या है। वृद्धाश्रम, जो ये भारत एक जॉइंट पर
हमारी खराब सोच है। इसके लिए कौन बताएगा? इसके लिए हमको युवाओं के पास जाना है और उनको समझाना है कि गर्भ के धारण से पहले एक तैयारी करनी है। पर कुछ लोगों ने इसको लिखा है अपनी किताब सुप्रजनन के विज्ञान, वो लिखते हैं ये विधा क्या है? सुप्रजनन का ज्ञान विज्ञान, सुसंतति पाने की वैज्ञानिक विधा। इसके लिए वो लिखते हैं कि विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है और उससे केवल 2 बच्चे या 2 परिवार प्रभावित होते हैं, लेकिन संतान का जन्म पूरे समाज को एक दिशा प्रदान करता है। वो या उसको खराब कर सकता है या अच्छा बना सकता है। इसलिए हर घर में राम आए, कृष्ण आए, हर घर में ऋषि सत्ताएं आए, देव माता देव पुत्री आए, उसकी जिम्मेदारी केवल माता पिता की नहीं है, उनके घर वालों की है, हम सब की है, पूरे समाज की है। और ये साइंस जो हमारे ऋषि लोग जानते थे, जब सप्त ऋषियों के लिए उपयुक्त कन्याएं मिली तो ऋषि कर्दम और देवहूति मां देवहूति ने संकल्प लेकर के ऐसी कन्याओं को जन्म दिया, जैसे अरुंधति, अनुसुईया, जो ऋषि पत्नियां बनी और ऋषि कुल में आगे बढ़ाया। ये बात आज साइंटिस्ट कह रहे हैं कि माता पिता बच्चों के जेनेटिक इंजीनियर है। और क्यों नहीं हो? जीन्स कहाँ से जाते हैं? माता पिता से जाते हैं। हमने हमारे जीन्स कहाँ से आए? हमारे माता पिता से, उनके पास उनके माता पिता से, हमारे जीन्स में हमारे नाना नानी दादा दादी सबका समावेश है। तो इस जीन्स से कैसे काम किया जाए, इसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए तैयारी की आवश्यकता है। ये ज्ञान विज्ञान जानने की आवश्यकता है कि गर्भधारण से पहले जब शरीर के अंदर गैमीट्स बनते हैं, जब शरीर पुरुष के अंदर शुक्राणु तैयार हो रहा है, माँ के अंदर अंडा तैयार हो रहा है, उसके अंदर उस व्यक्ति के आहार विहार, चिंतन, शराब, धूम्रपान, तनाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबका प्रभाव पड़ रहा है। और वो उस व्यक्ति बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण करेगा जिस बच्चे का अभी अस्तित्व भी नहीं है। उस बच्चे का ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का निर्धारण वो करेगा। तो इसलिए ये बच्चों को जानना बहुत आवश्यक है कि हमको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। एक साइंटिस्ट हैं बर्नी मॉन्ट्रॉ, उन्होंने ये तक प्रूफ कर दिया, जैसे हमारे बताते हैं आप जैसी चाहे आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, लेकिन इस मनोभूमि में उस जड़ को धारण किया जा रहा है। अगर प्रेमपूर्ण वातावरण में सामंजस्य के साथ अगर गर्भ धारण हो रहा है तो बच्चा सफल और खुशहाल व्यक्ति बनेगा। लेकिन जल्दबाजी में, नशे की हालत में, एक आकस्मिक तरीके से जब गर्भ धारण होता है तो वो बच्चा ना अपना भला कर सकता है ना समाज का भला कर सकता है। और ये हमारे यहाँ हो रहा है। अब घड़ी एक आकस्मिक बच्चे का जन्म हो रहा है, एक से कई ज्यादा, इसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। प्लान प्रेगनेंसी नहीं आ रही, एक्सीडेंटल बच्चे आ रहे हैं। निगाह हटी, दुर्घटना घटी। आप समझिए हर घड़ी दुर्घटना घट रही है। ये बच्चे क्या करेंगे? इसलिए प्री कंसेप्शन प्लानिंग का ज्ञान आज थोड़ा सा हम अपने युवाओं को समझाएंगे। ये एक बृहद अभियान है, शांतिपूर्ण से चलाया जा रहा है पिछले 7-8 वर्ष से, जिसमें हम 3 लेवल्स पे काम करते हैं। एक है जन जागरूकता, यानी गर्भ संस्कार का ज्ञान विज्ञान। दूसरा है गर्भोत्सव संस्कार, ये कर्मकांड नहीं है, ये शिक्षण का कार्यक्रम है, जिसमें गर्भवती माता, उसके पति, घरवालों को अजन्मे बच्चे के प्रति उनके उत्तरदायित्व के प्रति आगाह किया जाता है, जागरूक किया जाता है। और तीसरा है गर्भवती माता का प्रशिक्षण, क्योंकि गर्भवती माता जब अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएगी, वही बदलाव आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। तो गर्भवती माता को हम फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस में जब ध्यान, योगासन, प्राणायाम, स्वस्थ आहार की योजना, स्वाध्याय, गर्भ संगीत, गर्भ संवाद की प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्लासेस देते हैं। हमारे डीएससीबी से भी इसका मॉड्यूलर कोर्स चलता है। बहुत शुद्ध एक प्री कंसेप्शन का कोर्स तैयार किया जा रहा है, जो आज जितने हमारे युवा साथी बैठे हैं वो संकल्प ले तो हम उसको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकते हैं और हर बच्चों को इसके प्रति हम जागरूक कर सकते हैं। जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि
और ये विधा हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार में रूप में दी। वो जानते थे कि मानवीय चेतना उत्कृष्टता की ओर तब जाएगी जब उसके लिए कुछ कार्य किया जाएगा। मनुष्य की चेतना के सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव डालने वाले ये ऑडियो विजुअल ऑटो सजेस्टिव आध्यात्मिक उपचार हैं जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। ये मनोविकारों का उपचार है। अगर हम चाहते हैं कि हर मन को निर्मल सुसंस्कृत पवित्र बनाया जाए तो ये संस्कार परंपरा को हमको घर घर तक पहुंचाना चाहिए। ये संस्कार विभिन्न मोड़ पर कराए जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक एज पर कराए जाते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स पर, मनोभूमि पर और जीन्स पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये अवचेतन मन पर जमे हुए कुसंस्कारों को स्वच्छ कर करके अंतर मन के सुसंस्कारों को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। ये एक तरह से धर्म से लोक शिक्षण का कार्य है, क्योंकि जिस विचार को हम बार बार दोहराते हैं वो विचार हमारा कर्म बनता है। जिस कर्म को हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बनती है। हमारी आदतें ही हमारा स्वभाव बन जाती हैं और ये स्वभाव संस्कार के रूप में हमारे साथ जन जन्मांतर तक चलता रहता है। इसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि आपका अस्तित्व मात्र स्थूल नहीं है। आपका स्थूल शरीर के साथ साथ आपका सूक्ष्म शरीर है जिसमें आपके विचार रहते हैं। आपका एक कारण शरीर है जिसके अंदर आपकी भावना रहती है। और आज हम देख रहे हैं कि केवल स्थूल के स्वास्थ्य पर बहुत कार्य हो रहा है, चाहे आधुनिक विज्ञान है, चाहे बच्चे हैं, आहार पे, जिम पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन वो अपने सूक्ष्म कारण शरीर यानी अपनी विचार भावनाओं के प्रति सजग नहीं है। तो आपको आज युवाओं को समझना है कि जब समाज स्वास्थ्य प्रबंधन की बात हो तो वो अपने तीनों शरीर को स्वस्थ रखने की बात करें। और विशेष तौर से आपका सूक्ष्म शरीर जो विचारों का सेंटर है वो दो में डिवाइडेड है, चेतन और अवचेतन मन। और ये अवचेतन मन तब सक्रिय होता है गर्भधारण के मात्र 19वें दिन से गर्भकाल के 9 महीने और जन्म देने के 5 वर्ष तक सक्रिय रहता है। यानी कि जितने भी बातें आज हमने यहाँ सुनी, अगर हम उसको अवचेतन मन सबकॉन्शियस में बच्चे के फीड करते हैं, ये सबकॉन्शियस बहुत बड़ा है, इसके अंदर मल्टीपल एमबी का डाटा हम डाल सकते हैं, पर तब गर्भ के 9 महीने और जन्म के 5 वर्ष के अंदर। उसके बाद कॉन्शियस यानी कि चेतन टेक ओवर कर लेगा। और कॉन्शियस का क्या काम है? सजग रहना। तो यहाँ जितने युवा आए हैं वो संकल्प लें कि हम अपने चेतन को जागृत करेंगे, सजग रहेंगे, अपने विचारों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने भावनाओं के प्रति, अपने वातावरण के प्रति। और इस सजगता से ही हम दाम्पत्य का निर्णय लेंगे और इस सजगता में ही हम आगे की पीढ़ी के निर्माण का निर्णय लेंगे। और ये जो कार्यक्रम है हमारा गर्भोत्सव संस्कार, ये बच्चे के तीनों शरीरों को परिशुद्ध यानी कि स्वस्थ रखने का कार्य करता है। और ये हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और श्रद्धेय जी इसका सतत मार्गदर्शन में चला रहा है। और इसकी जो राष्ट्रीय समन्वयक है वो है आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी, जिनके सहयोग से ये पूरा हम जाल फैला पाए हैं। ये गर्भोत्सव संस्कार कोई कंकार नहीं, ये प्रजनन विज्ञान का सामाजिक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक शिक्षण है, जिसमें हम गर्भवती माँ को उसके आहार विहार सुव्यवस्थित स्वस्थ दिनचर्या और घर में अनुकूल वातावरण की शिक्षा देते हैं। साथ में गर्भवती माँ और घर वालों को संकल्प दिलाया जाता है कि किस तरह से वो क्या करें क्या ना करें, यानी कि डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिससे जो घर में बच्चा आए वो शारीरिक ही नहीं मानसिक भावनात्मक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। ये ज्ञान जो है हमारी माताएं जानती थी, चाहे वो मदालसा हो, चाहे वो शिवाजी की माँ जीजाबाई हो, और उन्होंने उसी ज्ञान के अनुरूप अपने बच्चों को शिक्षा दी गर्भ से और उनको एक महान व्यक्तित्व बनाया। मदालसा ने 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया, चौथे बच्चे को शूरवीर राजा बना दिया। सब अपने हाथ में माँ निर्मात्री सजग करता है, लेकिन ये साइंस उसको पता होगी तब तो उस पर कार्य करेगी। आज विदेशों में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इस पर रिसर्च हो रही है। डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक जो कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी सिमिलर लाइन्स पर रिसर्च करी। उन्होंने कहा कि जब समय गर्भ के समय जैसा माँ के विचार भावनाएं आहार होंगी उसके अनुसार एक स्ट्रॉन्ग मॉर्फोजेनेटिक फोर्स
हाँ, वो जंक फूड खाती है कि स्वस्थ आहार लेती है, वो तनाव में रहती है कि प्रसन्न रहती है, घर का वातावरण क्लेशपूर्ण है कि प्रसन्नचित्त रहती है, वो भोजन कैसा लेती है, वो कितना मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर टाइम व्यतीत करती है, कैसा संगीत सुनती है, पति पत्नी के रिश्ते कैसे हैं, भौतिकतावादी सोच है, आध्यात्मिक सोच है, ये सब चीजों पर निर्भर करता है। यानी वातावरण यह कहता है कि आने वाले संतान कैसा होगा। और ये एपिजेन की साइंस केवल गर्भ में नहीं काम करती, वो जीवन पर्यंत काम करती है। आज भी हम चाहें तो अपने जीन्स को ऑफ या ऑन कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदल के, अपनी जीवन शैली को बदल के। तो जितने युवा भाई बहन हैं वो आज भी अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। तीसरी बात, माँ यदि प्रसन्न होगी तो प्रसन्न चित्त बच्चे को जन्म देगी, और अगर तनाव में रहेगी तो गुस्से वाला चिड़चिड़ा बच्चा पैदा होगा, क्योंकि जैसा माँ का मूड होता है उसी अनुसार उसके अंदर हार्मोन्स निकलते हैं। जब माँ प्रसन्न होती है तो खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं, जब माँ तनाव में होती है तो कॉर्टिसोल निकलता है, जो नाड़ियों में से निकल जाता है, पोषक पदार्थों की कमी कर देता है, बच्चे का विकास रुक जाता है। और ये बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कभी कान में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, इनका मानसिक और शारीरिक विकास भी बाधित होता है, और ये बच्चे कई बार डाउन सिंड्रोम, ADHD से ग्रसित होते हैं। भ्रूण की यात्रा गर्भ के अंदर अभूतपूर्व है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको यहाँ युवाओं को उनकी तैयारी बतानी है। फिर भी ये जानना आवश्यक है कि गर्भ में गर्भ धारण के 2 सप्ताह बाद ही मस्तिष्क का विकास तेजी से शुरू हो जाता है। 14वें सप्ताह में स्वाद की इंद्रियां बन जाती हैं। बच्चा 4थे महीने से आवाज में स्वाद को पहचानता है और प्रतिक्रिया देता है। एक मस्तिष्क की कोशिकाएं 6वें महीने में 5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से बढ़ती है। बच्चे के भावनात्मक केंद्र बन जाते हैं। बच्चा प्यार, खुशी, दुख, तनाव सबको पहचानता है माँ के द्वारा। स्वाद की इंद्रियां बन जाती है। इसलिए यदि माता पिता तनाव में रहते हैं तो अल्ट्रासाउंड की वीडियोस बताते हैं कि किस तरह से बच्चा अंदर डर जाता है। वीडियो देखिए, वीडियो चल रहा है क्या? आप लोग को स्क्रीन पे वीडियो आया है? जी जी आ रहा नहीं आया? ठीक है, आया आया आया। साउंड नहीं है शायद। ये अल्ट्रासाउंड का वीडियो है जिसमें जब माता पिता लड़ते हैं तो बच्चा उछल जाता है। तो ये देखिए कि गर्भ में बच्चा सुनता है, अपनी प्रतिक्रिया भी देता है, और स्ट्रेस रिलीज होने से वो डर जाता है अंदर। तो ये जो परिस्थिति है कई घरों में बार बार होती है। ऐसे में बच्चे की हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीथिंग बढ़ जाती है, और बच्चे के जीवन को खतरा हो सकता है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में डर का संस्कार चला जाता है। इस वीडियो में शायद नहीं है, अगर माँ प्रसन्न है, बच्चे को लोरी सुनाती है, कहानी सुनाती है, तो बच्चा गर्भ में मुस्कुराता भी है। और ऐसी ही संतानें हमको हर घर पे चाहिए। वीडियो दिख रहा है आपको? देखिए, बच्चा गर्भ में प्रसन्न भी होता है। 8वें माह में याददाश्त का सेंटर बन जाता है। अब ये कंप्यूटर नहीं है कि जो भी 8 माह तक माँ ने सीखा वो डिलीट कर सकते हैं। एक बार जो रिकॉर्ड हो गया वो परमानेंट रिकॉर्डिंग हो गई। बच्चा गर्भ में 9वें महीने में कई भाषाओं को सीख सकता है, और इसी के अंतर्गत आप अपनी क्लासेस में बच्चों को संस्कृत के श्लोक, मतलब गर्भवती माता को संस्कृत के श्लोक सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे का मानसिक विकास अच्छा हो। क्योंकि आज संस्कृत इफेक्ट के नाम से रिसर्च हो चुकी है कि संस्कृत के श्लोकों से मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है, लर्निंग बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगर ये वीडियो चलता तो मैं आपको दिखाती कि गर्भ में जो भी जब बच्चा गर्भ में और माँ जो कुछ भी प्रैक्टिस करती है वो बाद में बच्चा आसानी से ग्रैस्प कर लेता है। ये माँ गर्भ में ओ उच्चारण करती थी, तो ये बच्चा गर्भ जन्म के बाद ओम का उच्चारण कर रहा है। 6 महीने मात्र का बच्चा। और बच्चों को संस्कृत के श्लोकों की हम शिक्षा गर्भ से दे सकते हैं। ये 5 साल के बच्चे गीता का पाठ कर रहे हैं। ये केवल आपको ये बताने के लिए था कि आज
विज्ञान ने प्रूव कर दिया है कि गर्भ में बच्चा देखता है, सुनता है, समझता है और सब कुछ सीख सकता है। इसलिए आपको आज अपने व्यक्तित्व निर्माण का काम करने की आवश्यकता है। जो बात भी हो रही थी, ये यात्रा आत्मनिर्माण की है, तो केवल पद प्रतिष्ठा, ज्ञान प्राप्त कर लेना, बहुत अच्छा IQ हो जाना, बहुत बुद्धिमान हो जाना सफल जीवन की निशानी नहीं है। केवल वो एक एस्पेक्ट है जीवन का। आपको भाव संवेदना भी जागृत करनी है, आपका इमोशनल क्वोशंट भी अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर संवेदनशीलता होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें, दूसरे की भावनाओं को समझते हुए विकास को व्यवहार कर सकें, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ EQ। और IQ और EQ के ऊपर आता है जो मनुष्य को ईश्वर का राजकुमार बनाता है, वो है SQ अर्थात मानवीय गुणों की प्रधानता। आप अंदर कार्य करिए, आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया, ममता, सहकारिता, इन गुणों का प्रादुर्भाव हो, तब आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व कराएंगे, एक बैलेंस पर्सनैलिटी कराएंगे, जिसका IQ भी अच्छा होगा, वो बुद्धिमान भी होगा, उसके अंदर भाव संवेदना भी अच्छी होगी, उसका EQ भी अच्छा होगा और उसके अंदर मानवीय गुणों का विकास होगा। वो जानता है कि उसका जीवन क्यों है, मनुष्य जीवन की गरिमा क्या है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। जब ऐसे हमारे युवा तैयार होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वयं उत्कृष्ट होती चली जाएगी। और इनको हम अपनी क्लासेस में कई माध्यम से बताते हैं, कई एक्टिविटीज कराते हैं। स्वाध्याय का क्या प्रभाव है, व्यायाम कैसे करें, भोजन कैसा लें, व्यवहार कैसा हो, फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, चिंतन कैसा होना चाहिए, संगीत, स्वाध्याय, ये सब प्रैक्टिकली कराया जाता है। विशेष करके संगीत जो होता है न्यूरोजेनेसिस यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत सहायक है। किस तरह से ब्रेन के सर्किट्स बच्चे के बनते हैं, वो संगीत के माध्यम से बहुत तेजी से डेवलप होते हैं, बहुत सहायक है संगीत। इसका मतलब आज के बच्चों को ये जानना जरूरी है कि उत्तम संतान की प्राप्ति कोई भाग्य की खेती नहीं है, कर्म की खेती है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा ये आप समझिए। इसके लिए पूर्ण तैयारी आवश्यक है। यद्यपि आधुनिक विज्ञान आज कुछ तैयारी बता रहा है, लेकिन वो केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित है कि जैसे गर्भ से 3 महीने पहले फोलिक एसिड कराएं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, ब्लड शुगर कराएं, वैक्सीन लगवाएं। और बच्चे क्या करते हैं, ये तो करते ही हैं, साथ में वो बच्चे का कमरा तैयार करते हैं। अभी से बैंगलोर वगैरह में जाए तो 5 साल पहले से स्कूल तय कर लेते हैं, वो जब से पहले उसके लिए ड्रेसेस खरीदते हैं। ये सब एक भौतिक संस्कृति का एक तरीका है। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि पूर्ण तैयारी के लिए क्या क्या करना है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी इंपॉर्टेंट है। पहले दाम्पत्य की गरिमा को समझिए। जीवन साथी चुनते समय आप एक समझदारी का परिचय दीजिए। ऊपर का रूप यौवन जो है वो कुछ ही दिन काम करता है। एक अच्छा जीवन साथी
टाइम टेबल बनाइए और उसमें सभी चीजों को जो बताई जा रही है उनका कम याद आता है, जैसा आपका वातावरण है या जैसे आपका कार्य क्षेत्र है उसके हिसाब से उसका समावेश करें। और जब शरीर के स्वास्थ्य की बात आती है तो दिनचर्या के साथ आहार बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको यहाँ 3 शरीर बताए गए, तो 3 शरीरों के लिए एक ही प्रकार का आहार नहीं काम करेगा। स्थूल शरीर के लिए संतुलित, सूक्ष्म के लिए सात्विक और कारण शरीर के लिए संस्कारिक आहार। ये क्या है? संतुलित आहार अर्थात जिसमें सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश हो, उचित मात्रा परिमाण अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पर्याप्त मात्रा में जल, ये संतुलित आहार। सात्विक आहार क्या है? यही शाकाहारी, पूर्ण शाकाहारी आहार जो आपको बताया, जिसमें कि कम मात्रा में वसा हो, तेल घी का सेवन कम हो, तेल घी और मसाले कम हो, तला ना हो, धीमी आंच पे पकाया हो, उचित मात्रा में खाया हो और संभव हो तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया हो, जिसमें कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इस तरह का प्रयोग ना किया जाए। जिस परंपरा को हम अपनी प्राचीन परंपराओं से जोड़ते हैं वह उपवास की परंपरा, उसको आज विज्ञान ने नई थ्योरी दे दी है। उसके लिए नोबेल प्राइज मिला है योशिनोरो ओशुमी, जो जापानीज साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि जब हम बार-बार भोजन करते हैं तो डेड सेल इकट्ठे हो जाते हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और रोगों का सूत्रपात होता है। जब हम फास्टिंग करते हैं, चाहे आधे दिन की, पूरे दिन की, तो जो डेड सेल हमारी बॉडी में होते हैं वो हमारे हेल्दी सेल का भोजन बन जाते हैं और बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। क्लीनिंग प्रोसेस है और इससे कई सारे बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो खाने के लिए संतुलित सात्विक संस्कारिक आहार, लेकिन ये भी जानना है कि क्या नहीं खाना है। आपको शराब, धूम्रपान से दूर रहना है, चाय कॉफी का सेवन नहीं करें, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, इसमें बहुत सारा ट्रांस फैट होता है। अधिक तला भुना खाने से आजकल गैस्ट्रिक अल्सर्स हो रहे हैं, अधिक वसा खाने से डायबिटीज हो रही है और नमक अधिक लेने से हाइपरटेंशन हो रहा है। फास्ट फूड पे रिसर्च हुई है, जो बच्चे अधिक फास्ट फूड लेते हैं उनके ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस है, जो लर्निंग का, मेमोरी का सेंटर है, वो सिकुड़ जाता है। इसलिए आपको सात्विक और संस्कारिक आहार लेना है। संस्कारिक आहार क्या है? जो ईमानदारी की कमाई से कमाया गया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया जैसा खाए अन्न वैसा बढ़ेगा मन। तो आहार कैसा हो? ईमानदारी की कमाई से बनाया हुआ, प्रसन्न चित्त मन से बनाया हुआ और प्रसन्न चित्त भाव से ग्रहण किया हुआ। साथ में आप बलि कलश देव देवी की विधा को यहाँ से सीखनी चाहिए। घर घर में बलि कलश देव देवी को पहुँचाइए। वो आहार को संस्कार करने की बहुत ही उत्तम विधा है। आज रिसर्च में प्रूव कर दिया है, जिसमें बढ़ते हुए डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर के जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? गर्भ में कुपोषण। अगर बच्चा गर्भ में कुपोषित हो जाता है तो इन बीमारियों में बढ़ोतरी होती है। धूम्रपान, बच्चे जानते ही नहीं आज कितना शराब और धूम्रपान का सेवन बढ़ रहा है, लेकिन उसी मात्रा में बच्चों के अंदर जो आने वाली पीढ़ियां आ रही हैं उसके अंदर शारीरिक मानसिक विकार हो रहे हैं। कोई कटा हुआ आलू लेने
और उसमें लचीलापन भी आता है। तो इसलिए अन्य व्यायाम की अपेक्षा योग करें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करें? प्राणायाम, ध्यान, स्वाध्याय। प्राणायाम आपकी व्यक्तिगत प्राणीय ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धारण करके विस्तार का माध्यम है। आप ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा को अपने अंदर धारण करते हैं, इससे आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा बढ़ती है। और प्राण क्या है? प्राण वो चैतन्य तत्व है जिसके कारण आज आपकी आत्मा शरीर में टिकी हुई है। जिस दिन ये प्राण में छोड़ के चले जाएंगे उस दिन जीवन संभव नहीं है। और प्राणायाम के जो साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं वो है अच्छा ऑक्सीजनेशन, हीमोग्लोबिन लेवल का बढ़ना, तनाव का कम होना, ऑक्सीजन लेवल का बढ़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना, और हम धीरे धीरे विचारों पे नियंत्रण प्राप्त करते हैं प्राणायाम से। और धीरे धीरे स्वस्थ प्रफुल्लित होते चले जाते हैं, हमारा मस्तिष्क शांत होता है। ध्यान के भी कई सारे लाभ हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। मस्तिष्क में नियमित ध्यान करने से जो हमारा प्रीफ्रंटल आगे का ब्रेन है और हिप्पोकैम्पस जो लर्निंग और मेमोरी का सेंटर है उसका घनत्व बढ़ जाता है, ग्रे मैटर बढ़ जाता है, वो एमआरआई स्टडी में देखा। इसलिए नियमित ध्यान करने से निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान, अनुभूति करना, नए विचारों को ग्रहण करना, नए प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, इसकी क्षमता यानी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, सीखने की शक्ति बढ़ती है। एक छोटा सा सेंटर है अमाइगडाला, वो नेगेटिव इमोशंस का सेंटर होता है, वो सिकुड़ जाता है। इसलिए भय, चिंता, असुरक्षा, अवसाद, इसमें कमी आती है और आप एक बिल्कुल मुक्त जीवन जीते चले जाते हैं। फिर आता है स्वाध्याय। ये आपको जब हम कहते हैं कि आप पॉजिटिव अप्रोच रखिए, जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग करिए, पर कैसे? जिसके सामने विपरीत परिस्थिति को जानता है मैं पॉजिटिव कैसे रहूं, तो स्वाध्याय उसका सॉल्यूशन है। स्वाध्याय का दो अर्थ है, एक अपना अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, अपने अंदर जाइए, आत्मचिंतन करिए, 5-10 मिनट अपने साथ व्यतीत करिए, अपने दोष गुणों को ढूंढिए और इसलिए आत्मचिंतन के बाद आप सुधार करिए। दोष गुण दूर होते हैं तो जगह खाली बचती है, उसके अंदर सद्गुणों का रोपण करिए, नए गुणों को, नई अच्छी आदतों को अपनाइए। वो है आत्मनिर्माण। जब आत्मनिर्माण आपका होता चला जाएगा, जब आसपास के लोग कहेंगे, जब सुगंध फैलती चली जाएगी आप बहुत बदल गए हैं, तो उनको भी इस विधा को बताइए जिसे कहते हैं आत्मविकास। साथ में अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, नियमित व्यास, साहित्य स्टॉल रखा हुआ है, 3200 पुस्तकें हर विषय पे बुलेट में लिखी है। आप जो चाहे अपनी रुचि के हिसाब से ले सकते हैं। पर शौर्य, साहस, सकारात्मक सोच, सफल व्यक्तियों का चरित्र, मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाले साहित्य को नियमित पढ़िए। आशावादी सकारात्मक विचार आप पढ़िए, इससे आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। आपका जो सोच है, दृष्टिकोण है, वो व्यापक बनेगी, आप संकीर्ण नहीं रहेंगे। और पुस्तकें सबसे अच्छा मित्र होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उपयोगी पुस्तकें आप युवाओं के लिए कौन सी जरूरी है? वो एक तो है सफल जीवन की दिशाधारा, जो दाम्पत्य में जाएंगे आगे उनके लिए सफल दाम्पत्य के मौलिक सिद्धांत, ग्रह से पहले जिम्मेदारी समझें, और कई सारी जो गर्भवती माताओं के लिए आगे काम की। फिर हम प्रसन्न कैसे करें, ये भावनात्मक स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, उसके लिए है सेवा। थोड़ा सा समय अपने परिवार के, राष्ट्र के, समाज के उत्थान के लिए सेवा में लगाइए, समय दान करिए, अंशदान करिए। और उसकी साइज क्या है? जब आप सेवा करते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, तनाव मुक्त होते चले जाते हैं। नियमित आत्मबोधक बोध की साधना करिए, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। गुरुदेव कहते हैं आपको कैसा जीवन जीना है? प्रतिदिन नया जीवन, एक दिन का जीवन और प्रतिदिन नई मौत। सुबह उठते ही अपना विश्लेषण करिए, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और एक दिन का जीवन मिला कि मुझे कैसे पूरे समय का नियोजन करना है। फिर आप मॉल्स में नहीं जाएंगे, आप मूवी में जाएंगे,